इंस्पेक्टर फरीदी। सारे घर में एक अजीब सी मातमी फिजा तारी थी। कस्बे के थाने पर इत्तला हो गई थी और इस वक्त एक सब इंस्पेक्टर और 2 हेड कांस्टेबल मकतूला एक कमरे के सामने बैठे सरगोशियां कर रहे थे। खादमा के बयान पर उन्होंने अपनी तशवीश के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए थे। उनके ख्याल में वही पुरसरार आदमी कातिल था जो रात को बाग में टहलता हुआ पाया गया था और सबीता देवी रात में उसी से झगड़ा कर रही थी। डॉक्टर शौकत उनकी बहसों से कतई गैर मुतमईन था। जैसे जैसे वो अपनी तजुर्बाकारी का इजहार कर रहे थे, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वैसे भी वो अपने कस्बे की पुलिस को नाकारा समझता था, इसलिए उसने महकमा सुराग रसानी के इंस्पेक्टर फरीदी को एक निजी खत लिखकर बुलवाया था और उसका इंतजार कर रहा था। फरीदी उन चंद इंस्पेक्टरों में से था जो बहुत ही अहम कामों के लिए वक्फ थे, लेकिन ज़ाती ताल्लुकात की बिना पर डॉक्टर शौकत को पूरा यकीन था कि उसे ये केस सरकारी तौर पर भी ना सौंपा गया तो वो निजी तौर पर इसे अपने हाथ में ले लेगा। तकरीबन 2 घंटे के बाद इंस्पेक्टर फरीदी भी अपने असिस्टेंट सर्जन हमीद के साथ वहां पहुंच गया। इंस्पेक्टर फरीदी 30-32 साल का एक कवी हैकल जवान था। उसकी कुशादा पेशानी के नीचे 2 बड़ी बड़ी ख्वाब आलूद आंखें उसकी जहानत और तदब्बुर की आयनादार थीं। उसके लिबास के रख रखाव और ताजा शेव से मालूम हो रहा था वो एक बासूल आदमी और सलीकेमंद आदमी है। सर्जन हमीद के खदोखाल में कदरे जनानापन की झलक थी। उसके अंदाज से मालूम होता था कि वो बेजा नाज बर्दारियों और अपने हुस्न की नुमाइश का आदमी है। उसने कोई बहुत ही तेज खुशबू वाला स्टेंट लगा रखा था। उसकी उम्र 24 साल से ज्यादा ना थी, लेकिन इस छोटी सी उम्र में भी वो भला का ज़हीन था। इसी जहानत की बिना पर इंस्पेक्टर फरीदी के ताल्लुकात उससे दोस्ताना थे। दोनों के आपस की गुफ्तगू से अफसरी या मातहती का पता लगाना नामुमकिन था, तो दुश्वार जरूर था। थाने के सब इंस्पेक्टर और देवान उनके गैर मुतवक्के आमद से घबरा गए, क्योंकि उन्हें उनके आने की इत्तला न थी। उन्हें इनकी गैर जरूरी आमद कुछ नागवार सी गुजरी। डॉक्टर शौकत, फरीदी ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, इस नुकसान की तलाफी नामुमकिन है, अलबत्ता रस्मी तौर पर मैं अपने गम का इजहार जरूर करूंगा। इंस्पेक्टर, आज मेरी माँ मर गई। शौकत की आंखों में आंसू छलक आए। सब्र करो, तुम्हें एक मजबूत दिल का आदमी होना चाहिए। फरीदी ने इसका शाना थपकते हुए जवाब दिया। कहिए दारोगा जी, कुछ सुराग मिला? उसने सब इंस्पेक्टर की तरफ मुड़कर कहा। अरे साहब, हम बेचारे भला सुराग लगाना क्या जाने, सब इंस्पेक्टर तंजिया अंदाज में बोले। फरीदी ने जवाब की तलखी महसूस जरूर की, लेकिन वह सिर्फ मुस्कुरा कर खामोश हो गया। शौकत साहब, ये तो आप जानते ही हैं कि मैं आजकल छुट्टी पर हूँ, फरीदी बोला। और फिर दूसरी बात ये कि अमूमन कत्ल के केस इस वक्त हमारे पास आते हैं जब सिविल पुलिस तफ्तीश में नाकाम रहती है। थाने के इंस्पेक्टर की आंखें खुशी से चमक उठी। इंस्पेक्टर फरीदी ने इसकी तखय्युर को महसूस कर लिया और अपने मखसूस दिलाजार और शरारत अमीज लहजे में बोला, लेकिन मैं जाती ताल्लुकात की बिना पर निजी तौर पर इस केस को अपने हाथ में ले लूंगा। थाने के सब इंस्पेक्टर की आंखों की चमक दफातन इस तरह गायब होगी जैसे सूरज का चेहरा स्याह बादल ढांप लेते हैं। उसका मुंह लटक गया। फरीदी ने वाकयात सुनने के बाद खादमा का बयान लेने की ख्वाहिश जाहिर की। खादमा ने शुरू से आखिर तक रात के सारे वाकयात दोहरा दिए। क्या तुम बता सकती हो कि रात में तुमने इन वाकयात के बाद भी कोई आवाज सुनी थी? जी नहीं, सवाए इसके कि वो देवी जी के बड़बड़ाने की आवाज थी। वो अक्सर सोते वक्त बड़बड़ाया करती थी। क्या तुम बता सकती हो कि वो क्या बड़बड़ा रही थी? कुछ बेरब्त बातें थी। ठहरिए, याद करके बताती हूँ। हाँ, ठीक याद आया। वो राज रूपनगर चला रही थी। मैंने उस पर कोई ध्यान ना दिया क्योंकि मैं उनकी आदत से वाकिफ थी। राज रूपनगर? फरीदी ने धीरे से दोहराया, कुछ सोचने लगा। हमीद, तुमने इसे पहले भी ये नाम सुना है? हमीद ने नफी में सर हिला दिया। डॉक्टर शौकत, मैंने तो आज तक नहीं सुना। क्या सबीता देवी ने भी ये नाम कभी नहीं लिया?
میرے یادداشت میں تو نہیں، ڈاکٹر شوکت نے ذہن پر زور دیتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، فریدی نے کہا، اب میں ذرا لاش کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سب لوگ اس کمرے میں آئے جہاں لاش پڑی ہوئی تھی۔ چارپائی کے سرہانے والے کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اس میں سلاخیں نہیں تھی۔ انسپکٹر فریدی دیر تک لاش کا معائنہ کرتا رہا، پھر اس نے وہ چھرا سب انسپکٹر کی اجازت سے مقتولہ کے سینے سے کھینچ لیا اور اس کے دستوں پر انگلیوں کے نشانات ڈھونڈنے لگا۔ پھر کھڑکی کی طرف گیا اور جھک کر نیچے کی طرف دیکھنے لگا۔ کھڑکی سے 3 فٹ نیچے تقریباً 1 فٹ چوڑی کارنس تھی جس سے ایک بانس کی سیڑھی ٹکی ہوئی تھی۔ کھڑکی پر پڑی ہوئی گرد کی تہ کئی جگہ سے صاف تھی اور ایک جگہ ہاتھ کے 5 انگلیوں کے نشان۔ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ قاتل اس کھڑکی سے داخل ہوا، فریدی نے کہا۔ یہ تو اتنا صاف ہے کہ گھر کی خادمہ بھی یہی کہہ رہی تھی، تھانے کے سب انسپکٹر نے مضحکہ اڑانے کے انداز میں کہا۔ فریدی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے خنجر کا جائزہ لینے لگا۔ قاتل نے دستانے پہن رکھے تھے اور وہ ایک مشاق خنجر باز معلوم ہوتا ہے، انسپکٹر فریدی بولا، اور وہ ایک غیر معمولی طاقتور انسان ہے۔ داروغہ جی، اس خنجر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ خنجر؟ جی ہاں، یہ بھی بہت مضبوط معلوم ہوتا ہے، سب انسپکٹر مسکرا کر بولا۔ جی نہیں، میں اس کی ساخت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ اس کی ساخت کے بارے میں صرف لوہار ہی بتا سکتے ہیں۔ جی نہیں، میں بھی بتا سکتا ہوں۔ اس قسم کے خنجر نیپال کے علاوہ اور کہیں نہیں بنتے۔ نیپال؟ ڈاکٹر شوکت تحیر امیز لہجہ میں بولا اور بے تابانہ انداز میں یہ قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ فریدی اسے گھورتا ہوا بولا۔ کوئی بات نہیں، شوکت نے خود پر قابو حاصل کرتے ہوئے کہا۔ خیر، ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس قسم کے خنجر سوائے نیپال کے اور کہیں نہیں بنائے جاتے، اور ڈاکٹر میں تم سے کہوں گا کہ ابھی وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ کانسٹیبل نے آ کر اطلاع دی کہ اس شخص کا پتہ لگ گیا ہے جس سے کل رات سمیتا دیوی کا جھگڑا ہوا تھا۔ سب لوگ بے تابانہ انداز میں دروازے کی طرف بڑھے۔ باہر ایک باوردی کانسٹیبل کھڑا تھا۔ آنے والے کانسٹیبل نے بتایا رات سمیتا دیوی اسی سے جھگڑ رہی تھی۔ وہ رات اس طرف سے گزرا تھا کہ سمیتا دیوی نے اسے پکارا۔ اسے جلدی تھی کیونکہ وہ گشت پر جا رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی چلا آیا۔ سمیتا دیوی نے اسے بتایا کہ کوئی آدمی ان کی مرغیوں کی طاق میں ہے اور اس سے ادھر کا خیال رکھنے کی تاکید کی۔ اس نے جواب دیا کہ پولیس مرغیوں تاکنے کے لیے نہیں ہے، اور پھر وہ دوسری چوکی کا کانسٹیبل ہے۔ اس پر بات بڑھ گئی اور جھگڑا ہونے لگا۔ تھانے کا داروغہ اسے الگ لے جا کر اس سے پوچھ گچھ کرنے لگا اور فریدی نے بلند آواز میں کہنا شروع کیا۔ ہاں تو ڈاکٹر، میں تم سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ خنجر دراصل تمہارے سینے میں ہونا چاہیے تھا۔ سمیتا دیوی دھوکے میں قتل ہو گئی، اور جب قاتل کو اپنی غلطی کا علم ہوگا تو وہ پھر تمہارے پیچھے پڑ جائے گا، اور پھر اسی کمرے میں چل کر میں اس کی تشریح کروں گا۔ اس انکشاف پر سب کے سب بوکھلا گئے۔ شوکت گھبراہٹ میں جلدی جلدی پلکیں جھپکا رہا تھا۔ داروغہ جی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں، اور سرجن حمید انہیں مضحکہ خیز انداز میں گھور رہا تھا۔ سب لوگ پھر لاش والے کمرے میں واپس آئے۔ انسپکٹر فریدی کھڑکی کی کارنس پر اتر گیا اور اس لائن کے سارے کمروں کی کھڑکیوں کا جائزہ لیتا ہوا لوٹ آیا۔ اب معاملہ بالکل ہی صاف ہو گیا ہے کہ سمیتا دیوی ڈاکٹر ہی کے دھوکے میں قتل ہوئی ہے۔ اگر قاتل سمیتا دیوی کو قتل کرنا چاہتا تھا تو اسے یہ کیا معلوم کہ سمیتا دیوی شوکت کے کمرے میں سوئی ہوئی تھی؟ اگر وہ تلاش کرتا ہوا اس کمرے تک پہنچا تھا تو دوسری کھڑکیوں پر بھی اس قسم کے نشانات ہو سکتے تھے جیسے کہ اس کھڑکی پر ملے ہیں، اور پھر سمیتا دیوی کے قتل کی صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، وہ ان کی جائیداد۔ اگر ان کا ترکا ان کے کسی عزیز کو پہنچنا ہوتا تو وہ انہیں اب سے 10 برس قبل ہی قتل کر دیتا یا کرا دیتا، جبکہ انہوں نے اپنی جائیداد دھرمشالہ کے نام وقف کرنے کا صرف ارادہ ہی کیا تھا۔ اب جبکہ 10 سال گزر چکے ہیں اور جائیداد کے متعلق پوری قانونی وصیت محفوظ ہے، ان کے قتل کی کوئی معقول وجہ سامنے نہیں آتی۔ اگر قاتل چوری کی نیت سے اتفاقاً اس کمرے میں داخل ہوا جس میں وہ سو رہی تھی تو کیا وجہ ہے کہ کوئی چیز چوری نہیں کی گئی؟ ممکن ہے کہ اس کمرے میں اس کے داخل ہوتے ہی مقتولہ جاگ اٹھی ہو
और वो पकड़े जाने के खौफ से उसे कत्ल करके कुछ चुराए बगैर ही भाग खड़ा हुआ हो। दारोगा जी ने अपनी डांस में बड़ा तीर मारा। माय डियर, फरीदी जोश में बोला, लेकिन मैं साबित कर सकता हूँ कि कातिल हमले के बाद काफी देर तक इस कमरे में ठहरा है। सब इंस्पेक्टर के चेहरे पर तमस्खुर आमेज मुस्कुराहट फैल गई और सर्जेंट हमीद उसे दांत पीस कर घूरने लगा। इंस्पेक्टर फरीदी ने नहायत सुकून के साथ कहना शुरू किया। जिस वक्त शौकत ने मकबूला को देखा, वो सर से पैर तक कंबल ओढ़े हुई थी। जाहिर है कि इससे पहले कोई कमरे में दाखिल भी नहीं हुआ, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। लिहाजा लाश पर पहले शौकत ही की नजर पड़ी, इसलिए किसी और के मुंह ढांकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जरा लाश के करीब आइए। दारोगा जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये देखिए, मकतूला का निचला होंठ उसके दांतों में दब कर रह गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि कातिल ने एक हाथ से मकतूला का मुंह दबाया था और दूसरे हाथ से वार किया था, फिर फौरन ही मुंह दबाए हुए इसके पैरों पर बैठ गया ताकि वो जंबिश ना कर सके, और वह इस हालत में इस वक्त तक रहा जब तक कि मकतूला ने दम न तोड़ दिया। होंठ का दांतों में दबा होना जाहिर कर रहा है कि वो तकलीफ की शिद्दत में सिर्फ इतना कर सकी कि उसने दांतों में होंठ लिया, लेकिन कातिल के हाथ के दबाव की वजह से होंठ फिर अपनी असली हालत पर ना आ सका और इसी हालत में लाश ठंडी हो गई। कातिल को अपने मकसद की कामयाबी पर इतना यकीन था, उसने कंबर उलटकर अपना शिकार का चेहरा तक देखने की जहमत गवारा न की। मुमकिन है कि उसने बाद में मुंह खोल कर देखा भी हो, मगर नहीं, अगर ऐसा करता तो फिर दोबारा ढांक देने की कोई ऐसी खास वजह समझ में नहीं आती। क्या ये मुमकिन नहीं कि ये खुदकुशी का केस हो? सब इंस्पेक्टर ने अपनी काबिलियत का इजहार किया। जनाब वाला, सर्जेंट हमीद बोला, इतनी उम्र आई लेकिन कंबल ओढ़कर आराम से खंजर घोंप लेने वाला एक भी ना मिला कि मैं इसकी कदर कर सकता। सब इंस्पेक्टर ने झीम कर सर झुका लिया। इंस्पेक्टर फरीदी इन सब बातों को सुनी अनसुनी करके डॉक्टर शौकत को मुखालिफ करके बोला, डॉक्टर, तुम्हारी जान खतरे में है, अगर मुमकिन एहतियाती तदाबीर करो। ये प्लाट तुम्हारे ही कत्ल के लिए बनाया गया था। सोच कर बताओ कि तुम्हारा कोई ऐसा दुश्मन है जो तुम्हारी जान तक लेने में दरेग ना करे। मेरी दांस में तो कोई ऐसा आदमी नहीं। आज तक मेरे ताल्लुकात किसी से खराब नहीं रहे, लेकिन ठहरिए, आपको याद होगा कि मैं नेपाली खंजर के तस्करे पर भी अख्तियार चौंक पड़ा था। तकरीबन 15 यौम का तस्करा है कि एक रात में एक बहुत ही खतरनाक किस्म का ऑपरेशन करने जा रहा था कि एक अच्छी हैसियत का नेपाली मेरे पास आया और मुझसे दरख्वास्त की कि मैं उसी वक्त एक मरीज को देख लूं। उसकी हालत खतरनाक थी। मैंने माजूरी जाहिर की। वो रोने और गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन मैं मजबूर था क्योंकि पहले ही से खतरनाक केस मेरे पास था। खतरा था कि उसी रात उसका ऑपरेशन ना किया गया तो मरीज की मौत वाकई हो जाएगी। आखिर जब वो नेपाली मायूस हो गया तो मुझे बुरा भला कहता हुआ वापस चला गया। दूसरे दिन सुबह जब मैं अस्पताल जा रहा था तो चर्च रोड के चौराहे पर पेट्रोल लेने के लिए रुका तो वहां मुझे वही नेपाली नजर आया। मुझे देखकर उसने नफरत से बुरा सा मुंह बनाया और अपनी जुबान में कुछ बड़बड़ाता हुआ फिर मेरी तरफ मुक्का तान कर कहने लगा, शाला, हमारा आदमी मर गया, अब हम तुम्हारी खबर ले लेगा। मैंने हंसकर मोटर स्टार्ट की। अच्छा, फरीदी बोला, उसकी शक्ल सूरत के बारे में कुछ बता सकते हो? ये जरा मुश्किल है क्योंकि मुझे तो सारे नेपाली एक ही जैसे शक्ल सूरत के लगते हैं, डॉक्टर शौकत ने जवाब दिया। खैर, अपनी हिफाजत का खास ख्याल रखो। अच्छा दरोगा जी, मेरा काम खत्म। डॉक्टर शौकत, मैंने तुमसे वादा किया था कि इस केस को मैं अपने हाथ में लूंगा, लेकिन मुझे अफसोस है कि बाज वजह की बना पर ऐसा ना कर सकूंगा। मेरा ख्याल है कि दरोगा जी बखूबी इसको काम को सर अंजाम देंगे। अच्छा, इजाजत चाहूंगा। हाँ डॉक्टर, जरा कार तक चलो, मैं तुम्हारे तहफ्फुज़ के लिए तुम्हें कुछ हदायत देना चाहता हूँ। अच्छा दरोगा जी, आदाब भर्ज। कार के करीब पहुंचकर फरीदी ने जेब से एक छोटा सा पिस्तौल निकाला और डॉक्टर शौकत को थमा दिया। ये लो, हिफाजत के लिए मैं तुम्हें देता हूँ और कल तक इसका लाइसेंस भी तुम तक पहुंच जाएगा। जी नहीं, शुक्रिया, इसकी जरूरत नहीं, डॉक्टर शौकत ने मुंह फुलाकर जवाब दिया। अहमक आदमी, बिगड़ गए क्या?
کیا تم سچ مچ یہ سمجھتے ہو کہ میں اس واقعے کی تفتیش نہ کروں گا؟ ہاں، ان گدھوں کے سامنے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ نجی تفتیش سے انکار کر دوں۔ یہ کمبخت صرف بڑے افسروں تک شکایت پہنچانے میں قابل ہوتے ہیں۔ نوکر شوکت کے چہرے پر رونق آ گئی، اس نے ریوالور لے کر جیب میں ڈال دیا۔ دیکھو، جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے مجھے بلوا لینا۔ بہت ممکن ہے کہ میں 10 بجے رات تک پھر آؤں۔ ہوشیاری سے رہنا۔ اچھا، خدا حافظ۔ ڈرائیور نے کار سٹارٹ کر دی۔ سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا۔ اگلا باب ہے قاتل کا قتل۔